हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की डेट है 11 अगस्त 2022 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से, ठीक है। और ताकि आपके एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वहाँ से बिल्कुल भी एक भी करंट अफेयर ना छूटे। तो लास्ट तक देखिएगा सेशन को, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आज की सुर्खियों को देखते हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की अगर सुर्खियों को देखें दोस्तों, तो देखिए 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। 8 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हुआ शुरू। दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके और यार दोस्त भाई बंधु सभी जुड़ जाएं, वो भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहें। जल्दी से, ताकि सेशन को शुरू से लास्ट तक देखें वो भी। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से शेयर करेंगे, आप सभी लोग, इतना बेहतरीन कंटेंट है तो जल्दी से शेयर करेंगे। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी लोग और नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा आपको सेशन जो है कैसे चल रहे हैं, हमारे जो सेशन कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ एकदम बढ़िया चल रही है ना। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। और नेक्स्ट जो हमारा है सुर्खियों में अगर बात करें हम, तो 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में होगा आयोजित। अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई पंचामृत योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। 8 अगस्त 2022 को भारतीय सेना द्वारा हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम किया गया शुरू। भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का किया गया शुभारंभ। हरियाणा के पानीपत में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र का किया उद्घाटन। हाल ही में जेम्स मारे नियुक्त हुए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना का किया गया शुभारंभ। तो चलिए आज की सुर्खियां को देखते हुए अब हम अपने सेशन पर आते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ में, अपने यार दोस्त भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको तब तक एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा जो मिशन SDM बैच है, कोर्स है, वो दोस्तों एकदम शुरू हो चुका है। आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और जो है यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की आपको तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। प्रीलिम्स में पेपर 1, पेपर 2 जो CSET है, दोनों की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 कहने को तो दोस्तों क्वालिफाइंग है सिर्फ, लेकिन ये बहुत मैटर प्ले करता है हमारे प्रीलिम्स को क्लियर होने में। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं ना, लगातार ऐसी जो है, जो मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 1 को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कई बार पेपर 2 में रुक जाते हैं। वो उसका उनको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ता है जब वो इसकी बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको UPPCS के जो प्री का पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। आपको मेंस में आपको चारों GS के पेपर, हिंदी, इसके अलावा ऐसे राइटिंग सभी कराई जाएगी। और इंटरव्यू भी यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराया जाएगा साथ के साथ, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने खड़ी ना हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। क्लियर? और इसमें जो है डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, इसमें आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDFs आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट होंगे आपके। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के यानी कि आंसर राइटिंग आपके प्रैक्टिस कराई जाएगी डेली। और डाउट सेशन के लिए आपकी स्पेशल क्लासेज होगी दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग इस बारे में सोचिए। मिशन SDM जो है हमारा, ये कोर्स जल्दी से ज्वाइन करिए। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आप लोगों को इसकी तैयारी करवाई जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपको सब कुछ होगा। करंट अफेयर तो आपका चल ही रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारी इस करंट अफेयर की क्लास से लगातार जुड़ेंगे तो आपका UPPCS के और ये कोई भी PCS का एग्ज़ाम हो, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। बस आपको लगातार जुड़े रहना है, हमारा साथ बनाए रखना है, सपोर्ट बनाए रखना है अपना हमारे साथ में, ठीक है। और तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहना है इन सभी हमारे जो करंट अफेयर्स की ये क्लासेज हैं। तो चलिए आज का हम जो है अपना सेशन शुरुआत करते हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। तो जो पहला सवाल है दोस्तों वो है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
गाइस जो प्रतिवर्ष ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर, 9 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ए है। और इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करूं मैं आपसे, तो देखिए 1994 में इसकी शुरुआत करी जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ये यूएन जनरल असेंबली क्या है दोस्तों? यूएन का एक अंग है। हम जानते ही हैं कि यूएन के टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, उनमें से एक यूएन जनरल असेंबली है। तो दोस्तों इसे पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको शुरू किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करा जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए ये जो है 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी दल की बैठक हुई थी आदिवासी आबादी पर, और संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी पार्टी की पहली बैठक की गई थी। उसके बाद में 1994 में इसको मनाना शुरू किया गया। इसमें यह डिस्कशन किया गया था कि भाई आदिवासी समुदाय के जो अधिकार हैं, उन आदिवासी समुदाय के अधिकारों, आदिवासी समुदायों को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके बाद में ये 1994 में शुरू हुआ था। मेनली इसका क्या है कि आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो आदिवासी समुदाय के जो संस्कृति है, उनके जो अधिकार हैं, उनको संरक्षण करा जा सके। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ वो मैंने दिवस यहाँ पर डाले हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, आपके जो एग्जाम में सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है दोस्तों यहाँ से। तो देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर, ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 2021 में 7 अगस्त को ही हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं भाला फेंक खिलाड़ी, उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को यानी कि 2021 में पहला भाला फेंक दिवस मनाया गया था, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर, यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1945 में हिरोशिमा, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 को इस शहर पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। और ये न्यूक्लियर वेपन का अटैक किसने किया था? यूएसए ने। और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था उसके बाद में। इसके अलावा नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2 शहरों पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी कि कल 10 अगस्त था, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है गाइज, 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? वज्र प्रहार दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और याद रखिएगा बारी बारी से होता है। एक बार भारत में होता है और दूसरी बार कहाँ पर होता है? दूसरी बार यूएसए में होता है। और देखिए इस बार जो है ये भारत में हो रहा है, पिछली बार यूएसए में हुआ था। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। 8 अगस्त से ये शुरू हुआ है। क्लियर, कहाँ पर हो रहा है ये देखो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह, ये बकलोह में हो रहा है। और बकलोह में एक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल है। हाँ, तो बकलोह में क्या है? स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल है। इस स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में ये शुरुआत करी गई है। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य दलों के द्वारा ये 13वां संस्करण है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा एडिशन है? 13th ऑफ एडिशन है ये। और वज्र प्रहार का 8 अगस्त 2022 से ये शुरू हुआ है। क्लियर सारी बातें? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेज के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ग्रुप एसएफजी के द्वारा और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के जवानों के द्वारा इसका किया जा रहा है, अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व। और भारतीय सैन्य दल के बारे में बात करें तो हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। क्लियर, और ये एक वार्षिक अभ्यास है। इसकी मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। 12वां जो संस्करण था पिछली साल अक्टूबर 2021 में ये हुआ था। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन का एक जॉइंट बेस लेविस मैकॉर्ड है, यहाँ पर ये 12वां संस्करण हुआ था। चलिए अब कुछ इन हम एक्सरसाइजेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एक्सरसाइज हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है।
मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम थाईलैंड के साथ में होता है भारत का ये एक्सरसाइज। जबकि वज्र प्रहरी हमने अभी डिस्कस किया भारत और यूएसए के बीच में। युद्ध अभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच में होता है, अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और ये चल रहा है। नोमैडिक एलिफेंट गाइज ये भारत और मंगोलिया के साथ में होता है। गरुड़ शक्ति भारत का जो है ये इंडोनेशिया के साथ में होता है, जबकि शक्ति अभ्यास फ्रांस के साथ में होता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट धर्मा गार्जियन गाइज ये भारत और जापान के बीच में होता है, जबकि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है। सिम्बैक्स जो है दोस्तों ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, सिम्बैक्स याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज जैसे कि शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ में होता है। कॉर्पेट जो है भारत का थाईलैंड के साथ में होता है। अब कुछ और चीज़ें, अभी जो विनबैक्स चल रहा है दोस्तों, ये विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में होता है, ध्यान रखिए। भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा होता है? विनबैक्स होता है। इसके अलावा एमपीएक्स दोस्तों ये जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, भारत का जापान के साथ में होता है। क्लियर। और दूसरा 2 एमपीएक्स बताए थे ना आपको, और दूसरा एमपीएक्स किसके साथ में होता है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। एक तो होता है भारत और जापान के साथ में, और दूसरा किसके साथ में होता है? आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो क्वेड की एक्सरसाइज है, क्वेड में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं दोस्तों। इनका जो एक्सरसाइज होती है, जो अभ्यास होता है, वो होता है मालाबार। आप लोग इन सारी बातों को याद रखेंगे। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहां आयोजित होगा? डेफ एक्सपो दोस्तों, डेफ एक्सपो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये इससे पहले होने वाला था मार्च में, लेकिन उस टाइम ये नहीं हो पाया था। अब ये 18 से 22 अक्टूबर तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। कब से कब तक होगा? 18 से 22 अक्टूबर तक। और कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण, याद रखिएगा आप लोग। 12वां एडिशन है। कहाँ पर होगा? गुजरात में जगह है गांधीनगर। ये दोस्तों गांधीनगर में होगा, आप लोग याद रखिएगा। क्या काम है इसका? पहले ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जानिए कि ये जो है 5 दिवसीय यानी 5 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम, और 18 से 22 अक्टूबर तक। इसमें जो पहले 3 दिन होंगे वो तो व्यावसायिक दिवस होंगे, यानी कि व्यावसायिक तौर पर उनको आयोजित कराया जाएगा। और जो 2 दिन होंगे उनकी प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुलेगी। यानी कि इसमें यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारे डिफेंस से संबंधित जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है यहाँ पर। क्लियर हुआ। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करा जाता है। अब की बार कौन सा संस्करण है गाइस? ये अब की बार 12वां संस्करण है। क्लियर। सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। अच्छा, और लाइव प्रदर्शन कराया जाता है। क्यों लगाई जाती है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि बाहर के जो अलग अलग देश आए यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट को देखें, और देख करके उनको पसंद आए तो उनको परचेज करें। ठीक है। भारत का जो इसका उद्देश्य है वो है एक्सपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट कब करेंगे? वो कब परचेज करेंगे? जब उन सबको देखेंगे। तो इसीलिए प्रदर्शनी आयोजित करी जाती है। सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस करी। डेफ एक्सपो 2022 दोस्तों, ये जो है प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और निर्यात को $5 अरब का आंकड़ा हासिल करना, उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है। आप लोग ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहाँ होगा? ये गांधीनगर में होगा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ये गुजरात का मैप है दोस्तों। यहाँ पर ओखा बंदरगाह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों कच्छ की खाड़ी, और ये है खंबात की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी सवाल बनते हैं कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, उत्तर में है या दक्षिण में है? तो ध्यान रखिए, गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी है और उत्तर में कच्छ की खाड़ी है। क्लियर सारी बातें। और यहाँ पर जो है ये सारा आप यहाँ पर देखिए, ये कच्छ का रण है। तो कच्छ का रण कहाँ पर है? कच्छ का रण दोस्तों ये गुजरात में है। ये यहाँ पर गांधीनगर है। क्लियर। ये गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहीं पर ये डेफ एक्सपो का आयोजन कराया जाएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। नेक्स्ट है आरोहण 4.0, ये शिमला में आयोजन हुआ था इसका। और नेक्स्ट है हाल ही में WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जामनगर में। जामनगर कहाँ पर है? ये भी दोस्तों गुजरात में है। सीमा दर्शन योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दोस्तों सीमा दर्शन योजना जो है गुजरात में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो गुजरात से लगती हुई जो है सीमाएं हैं भारत की, उन सीमाओं की रक्षा करना। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी तटरेखा
लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों गुजरात। और गुजरात की जो तटरेखा है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। जबकि भारत की टोटल जो है तटरेखा कितनी है? आप लोग जल्दी से नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों ये है कांडला बंदरगाह। क्लियर? और इसके अलावा जो भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है वो है कांडला। क्लियर? चलते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारा आज का सवाल वो है कि किस देश की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है? तो दोस्तों जो सेरेना विलियम्स हैं ये अमेरिका के रहने वाली हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। 23 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कितनी बार? 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता हैं ये। ठीक है, तो किस देश की हैं ये? अमेरिका की हैं। और अभी इन्होंने दोस्तों संन्यास लेने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता चैंपियन रह चुके हैं सेरेना विलियम्स। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और अमेरिका में जन्मी ये सेरेना महिला और पुरुष दोनों वर्गों में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2005 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर गोल्डन स्लैम पूरा किया था। अब ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं दोस्तों? ये ग्रैंड स्लैम जब आपका नाम याद, ये जब ग्रैंड स्लैम आता है तो ध्यान रखिएगा ये टेनिस की प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम। और 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। ये होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 आप लोग नाम याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो ग्रैंड स्लैम है वो किससे संबंधित है? टेनिस की ये प्रतियोगिता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम इससे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं एग्जाम की दृष्टि से वो है एशले बार्टी। दोस्तों एशले बार्टी भी टेनिस की खिलाड़ी हैं। 25 साल की ये खिलाड़ी थी और उन्होंने खेल खाल के सब कुछ संन्यास की भी घोषणा कर दी 25 वर्ष की उम्र में। आप सोच सकते हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा करी थी। और ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। मिताली राज ने भी संन्यास की घोषणा करी थी। ये हमारे क्रिकेटर हैं और सबसे ज़्यादा यानी कि 6 जो है वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र ये भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, महिला जो है वो है मिताली राज। नेक्स्ट है 75वें ग्रैंड मास्टर। 75वें ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर होते हैं दोस्तों और ये है वी प्रणव। और 74वें कौन है और 73वें कौन है? आप लोग जल्दी से मुझे आंसर करिए। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि हाल ही में फिडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिडे क्या है? ये फिडे एक संस्था है, शीर्ष संस्था है शतरंज से संबंधित। ठीक है, हम आगे चलते हैं। रवि दहिया जो है दोस्तों ये लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग खेल से संबंध है इनका और असम की रहने वाली हैं। जबकि रवि दहिया कुश्ती से संबंधित है और हरियाणा के रहने वाले हैं। निकहत जरीन ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कहाँ पर? इन्होंने अभी जीता है ये जो है हमारे ये राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने निकहत जरीन ने क्या जीता है? गोल्ड जीता। तेलंगाना की रहने वाली हैं। कोनेरू हम्पी कौन है? ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। और किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, अब आप मुझे एक और सवाल का आंसर कर दीजिए। साक्षी मलिक जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है फ्री स्टाइल में, ये कहाँ की रहने वाली हैं? जल्दी से आप लोग बताइए साक्षी मलिक कहाँ की रहने वाली हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो गाइज पंचामृत योजना लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है ये। इसके अलावा गन्ना की खेती को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा कि जो गन्ने का जो उत्पादन होता है उसकी लागत को कम से कम करना। और इसके अलावा क्योंकि 5 विधि इन्होंने बताई हैं कि गन्ने की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और भूमि की उर्वरकता यानी फर्टिलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इन्होंने 5 विधि बताई हैं। कौन कौन सी गन्ना बुआई की 5 विधि जो इस पर यहाँ पर विचार किया जाएगा, इस योजना में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों गन्ना की जो बुआई की 5 विधि इन्होंने बताई हैं, ट्रेंच प्रबंध, कंचरा मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई और सह फसल। ये 5 विधियों के नाम आप लोग याद रखना। पंचामृत योजना के तहत गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और भूमि की उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए 5 तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? किस योजना के तहत? पंचामृत योजना के तहत। और कौन सी सरकार ने लॉन्च किया, किस राज्य ने लॉन्च किया इसको? उत्तर प्रदेश ने। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करें तो इसको देखो राज्य का दर्जा दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है उस टाइम। राजधानी इसकी लखनऊ है। सबसे बड़ा शहर भी इसका लखनऊ है। जिले 75 हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधान परिषद की सीट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें 2 सदन हैं यहाँ पर विधानमंडल के, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं।
क्लियर। अभी जो फिलहाल मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि अभी फिलहाल भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? जल्दी से नीचे आंसर करेंगे आप लोग। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल 6 राज्यों में अभी फिलहाल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद है। और कौन कौन से हैं वो देखिए है तेलंगाना के अलावा बिहार और यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कितने हो गए? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं, ठीक है। और याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र 6 हो गए ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद हैं, याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। किसानों की आय, ये नहीं आय, यहाँ लिखो आय, किसानों की आय दोगुना करने के लिए समिति कौन सी है? अशोक दलवई समिति। एमएसपी यानी कि ये एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति का। स्कूल चलो अभियान दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। कहाँ से? श्रावस्ती से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देना। क्लियर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी दोस्तों, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है लखनऊ में, यहाँ पर लखनऊ में ये जो है स्थापित की गई है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं और भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। क्लियर। ये सारी बातों को आप लोग याद रखना कि भारत यानी कि हमारे देश की पहली, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं सुचेता कृपलानी। सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आगे। ये हमारा कोर्स मिशन एसडीएम, आप अगर यूपीपीसीएस 2023 की या उससे आगे की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस बैच को, हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। यूपीपीएससी 2023 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, आपको पीडीएफ नोट्स प्रदान कराए जाएंगे, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। और डेली मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। डाउट सेशन आपके लगेंगे स्पेशल। कोर्स की ड्यूरेशन यानी 10 से 12 महीने में आपका जो कोर्स है इसको पूरा कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर। इसमें जनरल हिंदी, एसे राइटिंग, जीएस 1, 2, 3, 4 इन सब की क्लासेस होंगी। इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। हमारे नंबर्स पर आप लोग कॉल करके और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल बैच है ये, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बैचेस के, दोनों ही लैंग्वेजेस के मीडियम के छात्र इससे आप लोग यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 2022 को। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें ड्रोन से संबंधित कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूं गाइज, ये भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब जो हमारे सशस्त्र बल हैं जब वो मोर्चा लेते हैं तो आगे आगे ड्रोन को चलाया जाएगा ताकि हमारे जो सैनिकों का नुकसान नहीं हो, ठीक है ना। सैनिकों को किसी भी तरह की, हमारे सैनिकों की जान की हानि ना हो। आगे आगे ड्रोन जाएगा, एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा ड्रोन, ठीक है। उसमें दिखाया जाएगा, यानी कि ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा और सारी चीज़ों को क्लियर तरीके से ड्रोन के थ्रू देखा जाएगा। तब आगे हमारे पीछे पीछे सैनिक आगे हमारे चलेंगे और आगे आगे जो है ड्रोन चलेगा। समझ में आया? ताकि कोई भी मोर्चा संभालने से पहले कोई भी हानि ना हो हमारे सैनिकों को। तो ये सभी चीज़ ड्रोन से पता लगाई जाएंगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। कब शुरू किया है? 8 अगस्त को शुरू किया है। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करें तो किसके सहयोग से? भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से ये शुरू किया है। और जैसा कि हम जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना, उत्प्रेरित करना, और इस सब पर आधारित है ये। इसके अलावा इसमें जो है अग्रिम पंक्ति के सैन्य दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन क्षमताओं का विकास करना है। क्लियर। केंद्र सरकार ने दोस्तों क्या कहा है? केंद्र सरकार लक्ष्य ये है कि हम जो है साल 2030 तक, 2030 तक भारत को ड्रोन हब लीडर बनाने का लक्ष्य रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये सारी बातें हमने ड्रोन थॉन कार्यक्रम से बारे में जानकारी हासिल करी। अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में स्काईलाइट अभ्यास किसके द्वारा किया गया है?
तो ये स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था हमने डिस्कस भी करा था। जल्दी से बताइए आप लोग क्या उद्देश्य था स्काईलाइट का, अगर आपको कुछ याद आ रहा है। अरे आपको याद आ रहा है ना कि उपग्रह हैं जो हमारे सैटेलाइट्स हैं भारतीय सेना के, उनको टेस्ट करना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्काईलाइट एक्सरसाइज का क्या उद्देश्य है, जो हमारे भारतीय सेना के जो सैटेलाइट्स हैं उनका टेस्ट करना कि क्या वो सही ढंग से अभी भी संचालित हो रहे हैं, ऑपरेटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये किसका है स्काईलाइट, भारतीय सेना का है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना 1895 में करी जाती है और अभी भारतीय सेना में टोटल 7 कमान कार्यरत हैं। ऑपरेशन विजय की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय सेना के द्वारा 1900 कब चला जाता है, कारगिल युद्ध के समय 1999 में ये चला जाता है। कब चलाया जाता है, 1999 में चलाया जाता है कारगिल विजय के दौरान। और किसके अगेंस्ट कारगिल जो युद्ध था, कारगिल युद्ध वो किस किस के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये चलाया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों ये चलाया जाता है सियाचिन में। सियाचिन में दोस्तों पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए ये चलाया जाता है और किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। कब चलाया जाता है, 1984 में। आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों जैसा आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है वहाँ, यानी यूक्रेन से अपने भारतीय जो हमारे इंडियंस जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। क्लियर सारी बातें। नेक्स्ट है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दोस्तों ये है आईएनएस विक्रांत। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सबसे पहली चीज़ आप लोग याद रखिएगा, भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये रविंद्र नाट्य मंदिर में। और ये रविंद्र नाट्य मंदिर कहाँ पर है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में ये मंदिर है। कौन सा, रविंद्र नाट्य मंदिर। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है और ये 22वां एडिशन है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें कुछ और इसमें डिस्कशन हम, ये आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए। देखो आज़ादी का क्या चल रहा है, अमृत महोत्सव। कौन सा वर्ष, 75वां वर्ष है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ये। और 22वां भारत रंग महोत्सव ये जो है दोस्तों आज़ादी श्रृंखला का, यानी कि इस आज़ादी अमृत महोत्सव का ही ये एक पार्ट है। और ये कब से कब तक चल रहा है, ये 16 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक ये चल रहा है। और मुंबई में ये चलेगा 9 से 13 अगस्त तक मनाया जाएगा भारत रंग महोत्सव। समझ में आया कुछ। इसका अगर हम ओवरऑल बात करें, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है भारत रंग महोत्सव। और इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई को और 14 अगस्त तक चलेगा। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर ये मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जो मुंबई की बात है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में दोस्तों ये 9 अगस्त से चल के 9 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। सारी बातें आपको समझ में आई। अब कुछ और बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीआईबी की कटिंग है ये। मुंबई, ये जो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का किया शुभारंभ। भारत रंग महोत्सव नागरिकों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अनुकरण करने की प्रेरणा देगा और 5 दिवसीय ये रंगमंच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी, अगर मैं बताऊं आपको, कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी दोस्तों जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। कुछ और चीज़ें इसके बारे में बात करें तो देखो 22वां रंग महोत्सव जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, 5 दिन तक ये चलेगा नाट्य उत्सव 9 से 13 अगस्त तक। और इसका जो उद्देश्य है वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। और इसके अलावा ये जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी दोस्तों। एक सेकेंड आप लोग हाँ पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ये जो हमारा लैपटॉप जो है थोड़ा सा हैंग कर गया था। चलते हैं आगे कुछ और चीज़ें। ये जो है 22वां रंग महोत्सव जो है दोस्तों भारत का, ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई। कब से कब तक, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में ये जो है 30 नाटकों का मंचन यहाँ पर किया जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र का मैप, ये महाराष्ट्र का मैप है और यहाँ पर आप लोग महाराष्ट्र का मैप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और ये है महाराष्ट्र का मैप। यहाँ पर है मुंबई,
ठीक है, चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट हमारे जो त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं, हरेला त्यौहार उत्तराखंड का है दोस्तों, ठीक है, और हरेली छत्तीसगढ़ का है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव ये जो उड़ीसा में मनाया जाता है, और नुआखाई भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोनालू उत्सव, ये तेलंगाना का है, और बथुकम्मा उत्सव ये भी तेलंगाना का है। लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर का है। देव सूर्य महोत्सव बिहार में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सिरुई लिली जो त्यौहार है दोस्तों वो मणिपुर में मनाया जाता है। और आदि महोत्सव लेह लद्दाख में आदि महोत्सव मनाया जाता है। जबकि जो लोसर महोत्सव है दोस्तों वो भी लद्दाख में मनाया जाता है, और लोसांग महोत्सव सिक्किम का महोत्सव है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दोस्तों नागालैंड का है, और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों ये मेघालय का है, और चापचारकूट महोत्सव ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड का है, और मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब आगे कुछ हम बात करते हैं। नेक्स्ट है 10 अगस्त को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों ये किया है 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को पानीपत में। कहां पर? पानीपत में ये किया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा कब? 10 अगस्त को। कहां पर? पानीपत में। और ये नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र है। इसके बारे में बात करें हम तो देखिए ये 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको जो है बनाया गया है, और दूसरी पीढ़ी का है 2G है, ये ध्यान रखिएगा 2G एथेनॉल संयंत्र। कहां पर? हरियाणा के पानीपत में। और हाल ही में जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, और इसको परियोजना को लगभग इस परियोजना से होगा क्या, 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न किया जाएगा। और इस 3 करोड़ लीटर एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में दोस्तों सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे यानी कि पराली का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे हमारी जो चावल की पराली है जलाने की भी प्रथा समाप्त होगी, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और रोजगार मिलेंगे। ठीक है, और एथेनॉल की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो ये एक तरह का एल्कोहल ही है। ये इसमें पेट्रोल मिलाया जाता है, और पेट्रोल मिलाकर इसमें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है गाड़ियों में। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है, मक्के से होता है, गेहूं से होता है, इस तरह के अन्य ये जो हमारे प्रोड्यूस हैं उन सब से होता है जिनमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। ठीक है, क्योंकि गन्ना मक्का इनमें स्टार्च बहुत मात्रा में पाया जाता है। आगे चलें तो आगे की बात यह है, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों वो हैं कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति कब अधिसूचित किया गया। सो दोस्तों जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को जून 2018 में अधिसूचित किया गया था। पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक का रखा गया है? देखो पहले ये जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल का लक्ष्य दोस्तों 2030 तक था। कब तक था? 2030 तक तो ये लक्ष्य था, और अब जो है ये 2025-26 कर दिया गया। यानी कि भारत सरकार का कहना है कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य, हम मिलाने का जो मिश्रण करने का वो 2025-26 तक पूरा कर लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। और भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। इसका मतलब क्या होता है नेट जीरो का? जैसा आपने सुना भी होगा, अभी केंद्र सरकार ने कहा भी था कि हम लोग जो है 2070 तक नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे, नेट जीरो उत्सर्जन बन जाएंगे। होता क्या है ये होता ही है दोस्तों, मान लीजिए भारत जो है, इंडिया हमारा जो देश है, वो जितने कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है प्रति वर्ष या पर डे, उतने ही कार्बन को हम लोग अवशोषित कर लें, तो इससे होगा क्या? कार्बन जीरो हो जाएगा ना। जितना कार्बन हमने उत्सर्जन किया उतना ही कार्बन अवशोषित कर लिया, यानी कि खत्म कर दिया, तो क्या होगा? कार्बन के क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये होता है नेट जीरो उत्सर्जन। और ये कब तक भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा? 2070 तक। इससे फायदा क्या होगा कार्बन को अवशोषण करने से? नेट जीरो से दोस्तों, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन की जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन की मात्रा उत्सर्जन में हर समय डेली जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इसमें क्या होगी? कमी होगी। तो कमी होगी तो पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें कमी आएगी। ये सब चीज़ के फायदे होंगे। नेक्स्ट है, भारत कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? यह है दोस्तों 40 से 45% तक। पहले जब भारत ने COP21 जो 2015 हुआ था, जब भारत ने कहा था कि हम 30 से 35% हम कमी करेंगे कार्बन उत्सर्जन में, लेकिन अब भारत ने इसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया और कहा है कि हम अब 40 से 45% तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करेंगे। ये पेरिस समझौता COP21 हुआ क्या था? कब हुआ था दोस्तों? ये 2015 में हुआ था पेरिस में। और COP27 कब होगा? ये होगा दोस्तों मिस्र में। कब? नवंबर में इसी साल।
और अगर मैं बात करूं आपसे COP26 की, तो दोस्तों जो COP26 है वो कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, हमने यहाँ पर डिस्कस करी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आप यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये जेम्स मारेप हैं और ये जो हाल ही में नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी के। ये पापुआ न्यू गिनी है कहाँ? इसको मैप में देखेंगे, ये दोस्तों प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के पास में। अगर इसको मैप में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, ये है मैप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर अराफुरा सी आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया है। बांडा सी यहाँ देख रहे हैं, ये तिमोर सी आप देख रहे हैं, ये कोरल सी आप देख रही है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्वींसलैंड है, ब्रिस्बेन इसके ये। अच्छा, प्यासी भूमि का इसको देश किसे कहा जाता है या महाद्वीप? ये है ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा मरुस्थल है यहाँ पर, और क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से ये सारा, ये पूरे ही डिज़र्ट है ये। इसीलिए इसके जो महत्वपूर्ण जो शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इसकी, ज़्यादातर वो इसके ईस्टर्न पार्ट में है, यहीं पर है, इसी किनारे पर। यहाँ सारे सिडनी वगैरह, मेलबोर्न, कैनबरा यहाँ पर है, तो ये सभी शहर इनके यहीं पर ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, चूंकि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, तो मैं आपके सामने ये स्लाइड मैंने रखी है, बनाई है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये हैं शहबाज शरीफ, अभी हाल ही में ये जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इमरान खान की जगह। श्रीलंका के राष्ट्रपति ये हैं रानिल विक्रमसिंघे, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हैं दिनेश गुणवर्धने, अभी कुछ दिन पहले ही ये नियुक्त हुए हैं, निर्वाचन में इन्होंने जीत हासिल करी थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये यून सुक योल बने हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री येर लिपिड बने हैं, और इजराइल अभी न्यूज में भी है, इन्होंने क्या किया है? सिंथेटिक भ्रूण तैयार किया है। कल हमने डिस्कस किया था ना, सिंथेटिक भ्रूण तैयार किया है, इजराइल के बनाया है ये, इजराइल के साइंटिस्ट्स ने। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है, याद रखिएगा। होंडुरास के राष्ट्रपति दोस्तों ये हैं सियोमारा कास्त्रो, और चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट राष्ट्राध्यक्ष हैं दोस्तों, जो हाल फिलहाल में न्यूज में थे, और मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर, हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें जल्दी से, और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितना बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना, वास्तव में उतना आपसे ना लाइक आ रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं आप लोग। कम से कम इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है। कहने को ये सवाल 10 से 12 सवाल होते हैं दोस्तों, उसी में मैं आपको कम से कम 100-150 सवाल डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप लोग और ज़्यादा ही सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो होते हैं ना हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, 10-12 तो यहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं, 10 से 15 सवाल तो प्रत्येक टॉपिक से मैं आपको पता है, आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल रखता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए हमारे सेशन को, जिससे हमको मोटिवेशन मिले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट आज का सवाल देखते हैं। वो ये है कि हाल ही में परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दोस्तों पहले आप ये जानिए ये है क्या। देखिए, परवाज, जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर की योजना है। जम्मू कश्मीर की योजना, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मार्केट लिंकेज योजना, यानी कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसल को, मेनली किसानों को मार्केट से जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? उनकी जो फसल है, मेनली एप्पल होता है जम्मू कश्मीर में, है ना, एप्पल, केसर, इन सभी को एयर कार्गो के माध्यम से, ये मेरा लैपटॉप जो है फिर हैंग कर गया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस 1 सेकंड का पेशेंस रखिए आप लोग। हाँ, हो गया, सही है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो यहाँ के एप्पल, केसर और फसल हैं, फ्रूट्स वगैरह, उन सभी को एयर कार्गो के माध्यम से, किसके माध्यम से? एयर कार्गो के माध्यम से मार्केट तक पहुँचाया जाएगा। और जो भी लोग अपनी फसल को एयर कार्गो का प्रयोग करके मार्केट तक पहुँचाएंगे, उनको सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान भी करी जाएगी। ठीक है, तो ताकि बढ़ावा देना है कि एयर, क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स वगैरह, ये बहुत ही पेरिशेबल होते हैं। ये पदार्थ, पेरिशेबल वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जियां, फ्रूट्स एक ही दिन में, 1 से 2 दिन में ये खराब हो जाते हैं। तो इनको बहुत जल्द से जल्द हमें मार्केट में पहुंचाना होता है।
तो मार्केट में अब रोड के जरिए, और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रोड वगैरह ठीक नहीं है, तो एयर कार्गो के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, एयर कार्गो के माध्यम से दोस्तों ये जल्दी ख़राब होने वाले जो पेरिशेबल गुड्स हैं तुरंत मार्केट में पहुँच जाएंगे, मंडियों में पहुँच जाएंगे, तो इनकी उचित कीमत मिल सकेगी। तो इसी को ये जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो माल ढुलाई की शुल्क है उस पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो एयर कार्गो का जो खर्चा आएगा उस पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और ये सब्सिडी दोस्तों डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, इस योजना को दोस्तों जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और बागवानी की जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को के शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज समर्थन बनाने का ये इसका जो है उद्देश्य है, परवाज योजना को। तो आप लोग याद रखिएगा, परवाज मार्केट लिंकेज योजना का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य एयर कार्गो का प्रयोग कर पेरिशेबल गुड्स को जल्द से जल्द कहाँ पहुँचाना? मार्केट में पहुँचाना, मंडियों में पहुँचाना, ताकि और ये एयर कार्गो पे आने वाले खर्चे का 25% सब्सिडी दी जा सके। जम्मू कश्मीर का ये मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लद्दाख है। कहाँ है लद्दाख? ये रहा। लद्दाख के 2 जिले हैं, कौन कौन से? कारगिल और लेह। ठीक है, ये कारगिल है और ये लेह। और इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है श्रीनगर, ये है जम्मू। ठीक है, और ये है पीओके। पाकिस्तान ने इसको हड़प रखा है, हमारा पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में परिसीमन हुआ था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीट होंगी? 90 सीट। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहे सवाल महत्वपूर्ण इससे संबंधित। रंजना प्रकाश देसाई आयोग ये संबंधित है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। इन्होंने क्या कहा है? अभी जैसे मैंने आपको बताया 90 सीट इन्होंने बताई हैं। किसके लिए? यहाँ पर विधानसभा की। केसर का जीआई टैग किसके पास है? केसर का जीआई टैग दोस्तों कश्मीर के पास में है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है केसर कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है ये, और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें दोस्तों कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कश्मीर का इतिहास बताया गया है राजतरंगिणी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। दाचीगाम नेशनल पार्क ये दोस्तों जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में, और ये हंगुल के लिए फेमस है। कश्मीरी जो टैग है हंगुल, उसके लिए फेमस है दाचीगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 0.5140 पहाड़ी, इसका नया नाम क्या दिया गया है? अभी चर्चा में थी ये, गन हिल इसका नाम कर दिया गया है अब। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील है दोस्तों ये। और वुलर झील यहाँ से कौन सी एक नदी निकलती है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे क्या? आप करते तो है नहीं है यार आंसर, जल्दी से आंसर करिए प्लीज़, कि वुलर झील से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखिएगा, झेलम नदी जो है यहाँ होकर के बहती है, इससे होकर के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये था आज का डिस्कशन, और अब आज का सवाल आपके सामने है। जल्दी से आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट करेंगे इसको नीचे कमेंट सेक्शन में, और बताएंगे आप इसका आंसर कि हाल ही में रेडियो जय घोष कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों कि इसका जो है सही आंसर क्या है। जल्दी से मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और हम आगे चलते हैं, कल का रिविजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से। पहला जो सवाल था कल का वो है कि हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, कहाँ के हैं ये लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 7वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जो कि नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? ये की है गोवा सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व विद्रोही गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो ये ली है दोस्तों, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है इन्होंने। नेक्स्ट भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है रानीखेत में, और रानीखेत कहाँ? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आर्या वाल्वेकर ने। हरनाज संधू कौन है? मिस यूनिवर्स 2022 की। और अक्षी जैन,
खुशी पटेल कौन है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण या कह सकते हैं सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है? इजराइल के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर किसके द्वारा इंडिया की उड़ान नामक परियोजना लॉन्च की गई है? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक किसे बनाया गया? ये बनाया गया निखत जरीन और शरद कमल को। राइट आंसर इज डी। और उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस सरकार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, यानी कि इसको शेवेलियर अवार्ड भी बोला जाता है, तो शेवेलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया है कन्नन सुंदरम को, तमिलनाडु के हैं ये, कन्नन सुंदरम को ये जो है सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। अब देखिए, ये हमारा मिशन एसडीएम आपके सामने है, आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं 7011127226 नंबर पर, या फिर 9120981981 पर आप कॉल करके। बाइलिंगुअल बैच है। और आपको हमारे लेक्चर, ये सेशन कैसा लगा जल्दी से नीचे बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने हैं सभी सवालों जितने आप इससे पूछे हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग आपने आंसर करे हों। और ये सेशन कैसा लग रहा है आपको, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना बेहतरीन सब कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताइए, आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे नंबर्स पर कॉल करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बैचेस के बारे में जो हमारे बैच चल रहे हैं उनको बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप नीचे, अगर अभी कोई क्वेरी है तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, आपके साथ में जुड़ेंगे। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।